सभी को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले तो सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई राष्ट्रीय खेल दिवस की। ये तो आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस बड़ी धूमधाम से हर जगह बनाया जाता है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। तो ये कहानी जो है ये शुरुआत होती है इसकी आज़ादी से भी पहले, उस दौर से जब ब्रिटिश हुकूमत का राज था हिंदुस्तान पर, और हिंदुस्तान में कला के लिए, हॉकी समझ लीजिए, खेल के लिए और या फिर किसी भी तरह का कोई आर्ट है, म्यूज़िक है, इसके लिए ना तो लोगों के पास साधन उपलब्ध थे, ना ही लोगों के पास समय था। हिंदुस्तान उस दौर से गुजरने लगा था, इतना कमज़ोर कर दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने कि लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए थे, भुखमरी अपनी चरम सीमा पर थी। एक आम आदमी ये सोचता था कि वो किस तरह से अपना घर चलाएगा, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगा। उस दौर में इंडियन हॉकी उभर के आए, उसको विश्व में उसको चरम पर पहुंचाया। उसका सारा श्रेय जाता है दादा श्री मेजर ध्यानचंद जी को। तो मेजर ध्यानचंद जी की अगर हम बात करें, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनके पिताजी श्री सोमेश्वर जी भी उस टाइम ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आर्मी में वो सर्व किया करते थे, अपनी सर्विसेज दिया करते थे। तो ध्यानचंद जी का जो नाम ध्यानचंद नहीं था शुरू से, इनका नाम था ध्यान सिंह। इनके छोटे भाई रूप सिंह थे, इनकी 3 बहनें और थीं। तो जब इनके पिताजी चले गए, पोस्टिंग उनकी हो गई, और बच्चे जो थे ध्यान सिंह जी, रूप सिंह जी, ये जब स्कूल जाया करते थे, तो ये ध्यानचंद जी ने अपने राज्यसभा को दिए एक इंटरव्यू में बताया, उनके खुद के शब्द हैं कि हम लोग जब स्कूल जाया करते थे तो हम अपने बस्तों को छुपा दिया करते थे स्कूल पहुंचने से पहले बीच रास्ते में। पेड़ों की दरख्तों पर चढ़ जाया करते थे, दिन भर कुछ ना कुछ खेलते रहना, लकड़ियां तोड़ लेना, उनसे खेलना शुरू, स्टिक तोड़ लेना, उससे हॉकी बना के खेलने लगना। तो ये बचपन से ही था, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उनका सारा जो ध्यान था वो खेलों की तरफ जाता था, वो ज़्यादा अट्रैक्ट खेलों पे होते थे, अपना ज़्यादातर टाइम भी वही बिताते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके समय निकलता गया। अब टाइम आया एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम टाइम इम्तिहान देने के लिए जब वो पहुँचे, और तो देखा उन्होंने कि प्रश्न किस किस तरह के आए हैं। और जैसा कि होता ही है, जो पढ़ाई नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता, उसको तो मुश्किल लगेगा ही। किसी तरह उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए और किसी तरह उन्होंने इम्तिहान दिया, एग्ज़ाम दिया, और हुआ क्या एज रिज़ल्ट तो वही आना था जो आपको भी मेरी बात से नहीं समझ में आ रहा होगा। उनके बहुत ही बेकार नंबर आए, बहुत ही ख़राब नंबर आए। उनके पेरेंट को, उनके पिताजी जब आए, वापस आए घर पे, और जब वो विद्यालय गए और उनको पता लगा कि ऐसे नंबर आए हैं ध्यान सिंह के, वो उनको घर लेके आए कान पकड़ के, और घर पे लाके उन्हें खूब मारा, खूब पीटा उनको, और बोल दिया कि आज से ये स्कूल नहीं जाएगा। उनका स्कूल छुड़वा दिया, घर बैठा दिया। अब क्या करें, स्कूल छूट गया, घर बैठ गया, कैसे जाएं, कैसे खेलें। मगर जो हॉकी की चाह थी, जो हॉकी की ललक थी, वो तो अंदर थी ही। तो वो खेलने लगे, इधर वही स्टिक तोड़ना, कभी कुछ करना। तो कहीं ना कहीं उनकी माताजी को भी लगता था कि इसके अंदर बाकी बच्चों की तरह कुछ और ऐब नहीं है। समझ रहे हैं ना आप, कोई ऐब है, कोई नशा है, कुछ इस तरह की गलत संगतों में नहीं है। हाँ, इसको हॉकी से प्यार है, ये किसको खेल से प्यार है, खेलना पसंद करता है। तो ज़्यादा टोका टाकी नहीं करी, ज़्यादा रोका नहीं। फिर एक टाइम आया कि जब उनके पिताजी ने ये देखा कि भर्ती निकली हुई है फ़ौज के अंदर, उन्होंने ध्यान सिंह जी को भी, उनका भी आवेदन करवा दिया, और इसी आवेदन में उनका सिलेक्शन भी हो गया। जब उनका सिलेक्शन हो गया, वो आर्मी में सर्व करने लगे। तो वो देखते थे कि उस रेजिमेंट में, जो उस टाइम पे ब्राह्मण रेजिमेंट हुआ करती थी, जिसका नाम में बाद में पंजाब रेजिमेंट हो गया था, वो अपने टाइम पे हॉकी के लिए बहुत फेमस रेजिमेंट थी, बहुत ज़्यादा जानी जाती थी, मानी जाती थी। तो वो भी बड़े प्रभावित हुए, वो भी अक्सर खेला करते थे, स्टिक से खेला करते थे तोड़ के। तो उसके जो कोच थे उस रेजिमेंट के, श्री बाला तिवारी जी, उन्होंने देखा कि ये जो लड़का है ये अलग ही प्रतिभाशाली है। मतलब ये अकेला एक स्टिक से बॉल को घंटों तक प्रैक्टिस करता रहता है, और दिन छोड़ो या रात छोड़ो, जब अक्सर शाम हो जाती थी, सूरज ढल जाता था, लोग अपने अपने कैंपों में आके, अपनी बैरकों में आके बातें करने लगते थे, डिस्कशंस करते थे। ध्यान सिंह जी थे जो बाहर जाके ग्राउंड पे अकेले प्रैक्टिस करने लगते थे। रात को वो खेला करते थे, और जिस दिन चांद ही नहीं रहा था उस दिन और ज़्यादा खेला करते थे। तो ये बाला तिवारी ने देखा कि किस तरह से जो है ये एक यंगस्टर है, एक लड़का है जिसके अंदर इतनी चाह है, इतनी ललक है हॉकी को खेलने की और आगे ले जाने की। तो वो उनके पास है, और उन्होंने बोला, बेटा तू बहुत मेहनत करता है, एक दिन तू चांद की तरह चमकेगा, और जा, आज से तेरा नाम जो है वो ध्यान सिंह नहीं, ध्यानचंद कर दिया। तो वही दिन था जब बाला तिवारी जी ने उनका नाम ध्यान सिंह से बदलकर ध्यानचंद कर दिया। तो जो लोग नहीं जानते, मैं उनको ये बता दूं कि उनका असली नाम ध्यानचंद नहीं था, ध्यान सिंह था। और वो मेजर तो बाद में बने थे, वो शुरुआत में सिपाही के तौर पे भर्ती हुए थे।
तो जो सिपाही ध्यान सिंह थे वो ध्यानचंद कहलाने लगे। अब वो प्रैक्टिस रेगुलर करने लगे और धीरे धीरे एक टाइम आया जब उनके कोच बाला तिवारी जी ने बोला कि बस अब वो समय आ गया है, टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, आपको दिल्ली जाना है खेलने के लिए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़े दौड़े गए, उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया, अपने दोस्तों को बताया, और अगले दिन वो जब दिल्ली के लिए रवाना हुए, किसी तरह दिल्ली आए वो लोग, और यहाँ पे जब टूर्नामेंट हुआ तो भयंकर गोलों के डिफरेंस से उन्होंने, उनकी रेजिमेंट ने वो टूर्नामेंट जीत लिया ध्यान सिंह जी की बदौलत। जब वापस गए उनका बहुत आदर सत्कार हुआ, बहुत अच्छे से उनके कोच ने उनको ट्रीट किया। और फिर क्या हुआ कि बस ये लगा लो, ये एक शुरुआत थी इंडियन हॉकी की और ध्यानचंद जी की, कि अब वो और जी जान से लग गए प्रैक्टिस करने में। अब उस टाइम क्या था कि 1924 की बात है कि पेरिस ओलंपिक से हॉकी को हटा दिया गया था। अब जब पेरिस ओलंपिक, तो ये लोग बड़े निराश हुए कि ओलंपिक से हटा दिया गया। 1928 के अंदर, 1928 के अंदर ओलंपिक होने थे, एम्स्टर्डम ओलंपिक होने थे। तब इन्होंने बहुत कोशिश करी कि हॉकी को किस तरह से ओलंपिक के अंदर लाया जाए, प्रैक्टिस की जाए। अब हुआ ये 1926 में IHF का गठन हुआ, इंडियन हॉकी फेडरेशन ने। इंडियन हॉकी फेडरेशन के अथक प्रयासों से, उन्होंने खूब प्रयास किए और उनकी हेल्प की वजह से ही आप ये समझ लीजिए कि जो ओलंपिक में हॉकी को दोबारा से स्थान मिल पाया। अंग्रेज़ों तो थे, अंग्रेज़ों के जो अफसर थे उन्होंने तो बोल दिया कि हॉकी को हम दोबारा नहीं बेच सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत पैसा प्लेयर्स पे खर्च होता है। उन दिनों हवाई यात्रा नहीं हुआ करती थी, तो जहाज़, पानी के जहाज़ से जाना पड़ता था। तो ये हुआ कि यार इन पर तो बहुत पैसा लगता है, कौन खर्च करेगा, क्या करेगा। IHF ने ये बीड़ा उठाया। साथ ही उस टाइम पे जो सेवियर जो बन के आया, सबसे बड़ा सपोर्ट वो बन के आया बंगाल हॉकी फेडरेशन। बंगाल उस टाइम पे कैलकाटा आप कह लीजिए, जिसको उस टाइम पे कोलकाता कहा जाता था, वो ना तो सिर्फ देश की राजधानी था बल्कि खेलों की भी राजधानी था। सबसे ज़्यादा खेल भी वहीं खेले जाते थे। बंगाल हॉकी फेडरेशन ने हेल्प करी, उन्होंने प्लेयर्स को भेजने के लिए फंडिंग का उन्होंने सपोर्ट किया और इंडियन हॉकी टीम जो है वो गई ओलंपिक खेलने, एम्स्टर्डम गई। और दोस्तों इस तरह से नहीं जैसे आज आप मैचेस का रिजल्ट सुनेंगे कि 2-0 से हराया, 3-0 से हराया। आप बिलीव नहीं करेंगे जब आप हिस्ट्री में जाके, इतिहास में जाके खंगालेंगे, किसी टीम को 11-0 से हराया, किसी टीम को 20-0 से हराया, किसी टीम को 21-0 से हराया, 16-0 से हराया। मतलब इतने ज़बरदस्त गोल मारा करते थे, शतक जमा दिया गोलों का ध्यान सिंह जी ने अकेले। तो इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने गैप से हराया और 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल निकाला। गोल्ड मेडल लेके, फर्स्ट पोजीशन लेके ओलंपिक में जब हिंदुस्तानी टीम वापस आई तो उनका भव्य स्वागत हुआ, लोगों का जमघट भीड़ लग गई उनको देखने के लिए कि हिंदुस्तानी टीम जो है वो स्वर्ण पदक लेके आई है। और इसने उन्हें और मोटिवेट किया और खेलने के लिए मोटिवेट किया। चलती गई गाड़ी, ट्रैक पे आ गई, सब लोग प्रैक्टिस करने लगे, अच्छे से करने लगे। उसके बाद यही हुआ 1928 के बाद 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक हुए। लॉस एंजलिस ओलंपिक के अंदर गए, ये बीच में जाते हुए जितनी जगहों से जाते थे, प्रैक्टिस मैच खेलते हुए जाते थे और भयंकर उनको हराते हुए चले जाते थे। वहाँ भी एज रिजल्ट गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक भारत का आया। मैं आपको जल्दी बताना चाहूँगा, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं खोलूँगा। उसके बाद वापस टीम आई, फिर अगेन भव्य स्वागत हुआ, मोटिवेशन मिला। देन 1936 का बर्लिन ओलंपिक सबसे ज़्यादा फेमस। क्यों सबसे ज़्यादा फेमस? कि उस टाइम पे विश्व के सबसे बड़े तानाशाह कहे जाने वाले हिटलर का इसमें बहुत बड़ी भागीदारी रही। उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इस बार से जो ओलंपिक है, पहली बार उसका टेलीकास्ट हुआ नेशनल टेलीविज़न पे। उससे पहले नेशनल टेलीविज़न पे टेलीकास्ट नहीं होता था। तो बर्लिन ओलंपिक के अंदर जब हिंदुस्तानी टीम गई, जब वो जर्मनी पहुंची, इनके जर्मनी की जो प्रैक्टिस मैच था, अभ्यास मैच था, उसमें जर्मनी की टीम ने अपनी टीम बी उतारी और टीम बी उतार के उनको बताया गया कि हमारी टीम बी है ये। अब जो मैच खेलेगी ओलंपिक में, जो आप लोगों के साथ रेगुलर मैचेस खेलेगी, वो टीम ए खेलेगी, टीम बी जस्ट प्रैक्टिस के लिए खेल रही है। तो भाई अपने क्या थे, प्लेयर्स थोड़े से रिलैक्स हो गए कि ये तो बी टीम है और हम तो वैसे ही वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं वगैरह, तो थोड़ा हल्के खेले। और हुआ क्या कि जर्मनी की बी टीम ने हिंदुस्तान को हरा दिया। हिंदुस्तान को हार मिली, प्लेयर्स को रात भर नींद नहीं आई, किसी के गले के नीचे से खाना तक नहीं उतरा। बहुत बड़ी शर्म की बात थी, बेइज्जती की बात थी। ध्यानचंद जी ने अपना तिरंगा मंगवाया, वहाँ पर तिरंगा मंगवा के सबसे उसको शपथ दिलवाई कि भाई अब जो है ओलंपिक के अंदर अब हम जो है अपना खेल पूरे जी जान से दिखाएंगे और उनको दिखाएंगे। फिर यही हुआ, जितने आगे आने वाले मैचेस थे सबको हराते हराते जो हिंदुस्तान है वो टीम पहुँची फाइनल में। फाइनल में उनका मैच होना था जर्मनी से, उधर से जर्मनी फाइनल में पहुँची। सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं कि झटका लगा, शॉक लगा ध्यानचंद जी को जब उन्होंने देखा कि जर्मनी ने अपनी टीम ए ना उतार के एज इट इज़ टीम बी उतार दी, वही टीम जिससे प्रैक्टिस मैच में हारे थे। और एज़ पर रूल अगर आपकी टीम ए के आपने नाम दिए हुए हैं, आपने पहले ये घोषणा कर रखी है, अनाउंस कर रखा है कि टीम ए आपकी डिफरेंट है, तो आपको वही उतारनी चाहिए, बट टीम बी उतार दी गई।
बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया, बट क्या करें, कोई बात नहीं, खेला, मैच शुरू किया, गेम चलता रहा और इंडिया जो है उसने, क्योंकि प्लेयर जो थे थोड़े से डर रहे तो वही थे क्योंकि प्रैक्टिस मैच में हारे थे, थोड़े से टेंशन में थे, तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो टीम बी को ही मिलना था और टीम बी को साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिला भी। टीम बी अच्छा खेल रही थी, स्टिल इंडिया ने जो है उसमें बढ़त बनाई, 1 गोल की बढ़त बनी हुई थी हाफ टाइम तक। मगर इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए 1 गोल 2 गोल की बढ़त कुछ खास नहीं थी। जो 10 12 16 गोल के मार्जिन से जीतते थे उनके लिए वो टेंशन भरी बात ही थी। और हुआ यही कि हाफ टाइम के बाद जर्मनी के जो गोलकीपर थे उन्होंने प्रहार किया ध्यानचंद जी के ऊपर और अपनी हॉकी स्टिक से उनका दांत तोड़ दिया। वो बाहर गए, दवाई लगवाई और वापस खेल के मैदान पे आ गए और उन्होंने ये डिस्कस किया अपने प्लेयर के साथ कि अब जो है अब इनको दिखाएंगे। उन्होंने बोला उनके साथी खिलाड़ियों ने कि इन्होंने आपके ऊपर प्रहार किया है, चलो हम भी इन्हें सबक सिखाते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। उन्होंने बोला नहीं, फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो अब हम इनको ये दिखाएंगे कि हॉकी खेली किस तरह जाती है, कि हॉकी खेलने में तुम में और हम में माहिर कौन है। उसके बाद हुआ क्या, जो हुआ उससे जर्मनी की खिल्ली पूरे विश्व में उड़ी और स्टेडियम में बैठे हर एक आदमी, हर एक शख्स जो है वो जर्मनी की टीम के ऊपर हंस रहा था। क्या हुआ कि ध्यानचंद जी, रूपचंद उनके भाई ध्रुव सिंह जी, ये बार बार मूव बनाते, हॉकी के बॉल को ले जाते, उनकी पोस्ट तक ले जाते, मगर गोल नहीं करते। वापस से वो हॉकी को अपने प्लेयर को पास दे के आपस में और ले आते। तो ये जब देखा कि किस तरह से ये तो बार बार नचा रहे हैं, गोल नहीं कर रहे, एक तरह से जिसे कहते हैं कि बेइज्जती करना उनकी, इस तरह से उन्होंने उनको बड़ी शालीनता से दिखाया कि बेटा हॉकी जो है वो तो खेलनी हमें ही आती है। एज रिजल्ट टीम हारने लगी। इस कश्मकश में भी 2 गोल और दाग दिए। अब हिटलर ने जब ये देखा तो वो शर्म के मारे जो अपनी टीम को हारता देख वो उठ के चला गया, वहाँ से चुपचाप खिसक गया। अब हुआ जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया और जब लास्ट में जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी, गेट टुगेदर था, तब हिटलर आया और हिटलर ने ध्यानचंद जी को अपने पास बुलाया और ध्यानचंद जी से पूछा कि आप हिंदुस्तान में क्या करते हैं आप। तो उन्होंने बताया जी मैं आर्मी के अंदर हूँ। बोले आर्मी में आप किस पोस्ट पे हो। तो उन्होंने बताया मैं लंस नायक पोस्ट पे हूँ। अच्छा आप लंस नायक पोस्ट पे हैं, तो आप जर्मनी आ जाइए और मैं मार्शल की पोस्ट आपको देता हूँ। ये किस्सा उनके बेटे ने बताया हुआ है राज्यसभा टीम में कि इस तरह से उनके बाबूजी को बोला गया। उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। उन्होंने बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मगर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं अपने देश के लिए खेलता हूँ और मैं अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ, तो मैं नहीं आपकी जर्मनी में नहीं आके खेल सकता। बड़ी शालीनता से उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हॉकी के प्रति उनका प्रेम था, उनकी चाह थी। और जब वो गोल्ड मेडल जीत के वापस आए तो सबसे ज़्यादा दिल को झकझोर करने वाली घटना हुई वो 1936 के ओलंपिक के बाद हुई। जब वो लोग पूरी टीम वापस पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके स्वागत के लिए सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे। बहुत ही ज़्यादा दुख की घड़ी थी। एक एक प्लेयर की आंखों में आंसू आ गया, रो पड़े वो लोग कि हॉकी का, मान लीजिए कि वो हॉकी का मतलब एक तरह से कह सकते हो वहाँ से डाउनफॉल भी धीरे धीरे शुरू हो गया। कुछ समय बाद भारत को आज़ादी मिल गई। भारत को आज़ादी मिलने के बाद नए नए लड़के और हॉकी संघ डिफरेंट बनने लगे और टूर्नामेंट्स भी होने लगे। उसके कुछ टाइम बाद अफ्रीका ने इनवाइट करा हिंदुस्तानी टीम को कि आओ हमारे साथ हॉकी खेलो, और वो पहला आज़ादी के बाद एक टूर्नामेंट था जिसमें ध्यानचंद जी गए और वो पहला और आखिरी था। उसके बाद उन्होंने कोई इंटरनेशनल दौरा उसके बाद नहीं करा, मगर उन्होंने देखा कि हॉकी की बजाय क्रिकेट को, टेनिस को, इन गेमों को वरीयता मिलने लगी और हॉकी धीरे धीरे जो है उसकी पॉपुलैरिटी नीचे आने लगी। और कहीं ना कहीं यही होने लगा कि मैचेस इंडियन टीम इतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो एक हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, जादूगर क्यों उनको कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जब हम बात कर रहे थे जर्मनी की बर्लिन ओलंपिक्स की, वहाँ जगह जगह एडवर्टाइजमेंट हो गई थी कि इस बार जो है बर्लिन ओलंपिक में जादू होने वाला है। तो लोग हैरानी से कि क्या जादू होने वाला है, देख के आए कि जादू क्या था कि ऐसे जादूगर आए हुए हैं हॉकी के जो बॉल को नचाते हैं और गोल पोस्ट तक ले जाते हैं। तो ध्यानचंद जी खुद कहते हैं कि मैं कोई बहुत अच्छे से बॉल को, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छी ड्रिबलिंग किया करता था, ये होता ये था कि मेरी पासेस बहुत एक्यूरेट थी। मैं बॉल को पास देने के बाद मैं इमीडिएटली दूसरी उस जगह पे पहुंच जाता था जहां मुझे पता होता था कि बॉल यहाँ नहीं है, तो बॉल खुद ब खुद मेरे पास आ जाती थी। तो अगर आपको एक सही पोजीशन पता हो, आपको किधर पास देना, उसके बाद किधर जाके खड़ा होना है, तो आप बॉल को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सेम उनके साथ था। ऐसे ऐसे किस्से हुए उनके साथ कि उनकी हॉकी स्टिक को तोड़वा के देखा गया कि कहीं इसके अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं लगी हुई। किस तरह से बॉल को वो एकदम से बॉल के पास आके उसको रिसीव कर लेते हैं, अच्छे से पास देते हैं, टैकल करते हैं, कहीं मैग्नेट तो नहीं लगी। हॉकी तोड़ के देखी गई, हॉकी बदल के देखी गई। जो हॉकी उनके हाथ में आई वही जादू की हॉकी होगी, जो स्टिक उनके हाथ में आई वो हॉकी बन गई। एक बार तो एक बेहतरीन किस्सा हुआ कि एक
गोरी महिला ने देखा कि वो उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा और वो अपना छाता ले आए उनके पास। उन्होंने बोला कि आपको तो सब लोग जादूगर के नाम से जानते हैं और मैंने भी सुना है कि आप तो जादूगर हैं हॉकी के, तो ये मेरी छतरी है, बंद कर के इसको बंद कर के मैंने आपको दे रही हूँ, आप इससे हॉकी खेलिए। तो पहले तो उन्होंने टाल मटोल करते रहे। ध्यानचंद जी ने कहा छोड़ो यार, बात को आगे करो और किस तरह मना करो, मगर जब देखा कि वो नहीं मान रही तो ले ली उनसे छतरी और करीब आधा घंटा हॉकी खेली और गोल भी दागे। तो अपने आप में आश्चर्य की बात थी। और बट यही हुआ कि बाद में जब दौर इस तरह से उसमें जिसका डाउनफॉल चलने लगा, उनको बहुत दुख हुआ ये देखते हुए कि किस तरह से हॉकी जो है उसका डाउनफॉल आता जा रहा है। और यही जो हॉकी के जादूगर हैं, इतने बड़े सम्राट जिन्होंने विश्व में हिंदुस्तान का नाम उतने लेवल पे पहुंचाया, इनका अंत बहुत दुखद रहा। अंत में वो टाइम आया जब ध्यानचंद जी को जो कैंसर से पीड़ित हो गए, झांसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिट हुए और वहाँ पे इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो उसके अभाव में उनको फिर एम्स भर्ती किया गया, मेडिकल दिल्ली में भेजा गया। यहाँ पे वो एडमिट हुए, कुछ टाइम यहाँ रहे और यहीं पे सन 1989 में उनका देहांत हो गया। एक फ़ोटोग्राफ़र थे गुरदेव सिंह, एक जर्नलिस्ट थे गुरदेव सिंह। तो गुरदेव सिंह बताते हैं किस्सा कि वो एक बारी जब उनके अंतिम समय में हॉस्पिटल में एडमिट होने से कुछ समय पहले जब वो घर पे थे, उनका जब लास्ट स्टेज चल रहा था, वो एक बार उनके घर पहुंचे उनका इंटरव्यू लेने, और उन्होंने ध्यानचंद जी से पूरा इंटरव्यू लिया। और बाद में उन्होंने बोला कि दादा आप अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपकी एक फ़ोटो ले लेता हूँ अखबार में के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बिल्कुल फ़ोटो मत लेना, क्योंकि तुम फ़ोटो ले लोगे। और उन्होंने उस टाइम पे गुरदेव सिंह बताते हैं कि जीन्स पहनी हुई थी जो जगह से कहीं फटी हुई थी, पुरानी सी थी, ऐसे कपड़े पहने हुए थे और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी उनकी। तो उन्होंने बोला तुम तो फ़ोटो ले लोगे और किसी न किसी अखबार में छाप दोगे, और कल को जब नौजवान पीढ़ी इस फ़ोटो को देखेगी तो वो ये सोचेगी कि हॉकी के ध्यानचंद का ये हाल है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले उनका ये हाल है कि आज वो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो क्या वो हॉकी खेलने आएगी? हॉकी का अंदर कोई जब उनको फ्यूचर ही नहीं दिखेगा, कोई भविष्य नहीं दिखेगा, तो हॉकी खेलने क्यों आएगी? तो वो तो डीमोरलाइज हो जाएगी, डीमोटिवेट हो जाएगी, उनका आत्मिक बल तोड़ने वाली बात है। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ये नहीं छापनी। जब वो अंतिम समय में हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक पत्रकार और गए वहाँ, उन्होंने देखा कि वो एक मामूली जनरल वार्ड के अंदर उनको केयर भी नहीं की हुई, ऐसे ही हैं उस वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ के लोगों को डांटा और बोला कि तुम जानते हो ये कौन है? ये ध्यानचंद जी हैं, देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले जादूगर, तुमने उसको इस अवस्था में रखा हुआ है। और इसके बाद उन्होंने खबर दी, नवभारत टाइम्स को खबर दी, टाइम्स ऑफ इंडिया को दी, और उसी बीच उनका देहांत हो गया। और उस सदी का अंत भी हो गया, हॉकी की उस सदी का, उस जादूगर का अंत हो गया जिन्होंने हॉकी को शीर्ष पर पहुंचाया। कई साल लग गए हॉकी उन्होंने उसको इतना शीर्ष पर पहुंचाया, उसके बाद धीरे धीरे कई साल तक हॉकी का जो स्तर बिल्कुल निचले क्रम पे आता चला गया। बहुत अच्छा लगता है आज ये देख के, एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारी इंडियन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स 220 में दी, पदक जीतकर। और ये ऐसी मेरी आशा है, अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसी मेरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि वो हॉकी का स्वर्णिम दौर हमारे खिलाड़ी अब फिर लेके आएंगे और फिर से भारत को शिखर पे पहुंचाएंगे और विश्व विजेता बनाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।